नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ये नाम आज 130 करोड़ देशवासियों के हर की जुबान पर चढ़ चुका होगा। ये नीरज चोपड़ा हैं जिन्होंने हमारे हमारे स्पोर्ट्स की दुनिया का स्वर्णिम युग शुरू कर दिया है। ये नीरज चोपड़ा हैं जिन्होंने एक भाले को इतनी जोर से फेंका कि गोल्ड उनकी झोली में आकर गिरा। जी हाँ दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में हमारे हिंदुस्तान के योद्धाओं ने अपने करतब दिखाए और सबसे ज़्यादा 7 मेडल अपनी झोली में किए। नीरज चोपड़ा को भाला फेंकने के लिए गोल्ड दिया गया। हमारी मीराबाई, जिनका नाम सिर्फ भजनों से जुड़ा रहता था, मीराबाई कहने के लिए दिमाग में मीराबाई के भजन सामने आ जाते थे, लेकिन आज ये नाम एक ऐसी योद्धानी के सर पर गया है जिन्होंने सितार नहीं बल्कि वेट लिफ्टिंग करके हमारे भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। ये बन गई है पावर गर्ल मीराबाई। कुश्ती के मैदान में रवि ने अपना करतब दिखाया और सामने वाले को पछाड़ कर ये एक और सिल्वर मेडल हमारे देश को देकर गए। बजरंग जी भी हमारे एक और कुश्ती में उन्होंने भी अपना बल दिखाया और उन्होंने भी अपने देश को ब्रॉन्ज मेडल दिया। सिंधु जो बैडमिंटन की स्टार थी हमारी, उसने भी काफ़ी मेहनत की, लेकिन एंड में उन्हें ब्रॉन्ज से संतोष करना पड़ा। उन्होंने भी हमारे देश को एक और मेडल दिया। और लवलीना का मुक्का जब पड़ा तो सामने वाला चित हो गया और लवलीना ने भी हमारे देश को एक और ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। और उसके अलावा एक और घटना घटी, मैं समझता हूँ, जिसने हमारे हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स का रंग बदल दिया होगा, क्योंकि ये एक ऐसी शिकायत चल रही थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हॉकी की, जो हमारे देश का सबसे प्यारा स्पोर्ट्स हुआ करता था। जिस पूरे देश को, हमारे हिंदुस्तान को हॉकी के लिए जाना जाता था। मेजर ध्यानचंद जी, जिन्हें जादूगर कहा जाता था, जिनकी स्टिक से ऐसा लगता था कि बॉल चिपक के जा रही है, वो हॉकी बीच में गायब हो गई थी। लेकिन इस बार हॉकी ने करवट ली है। हमारे पुरुषों की हॉकी की टीम ने जो जीत कर ब्रॉन्ज मेडल देश को दिलाया है, वहीं महिला दल ने जो शौर्य का प्रदर्शन किया है, जिसने पूरे देश के बेटियों का सम्मान बढ़ाया है। और इवन हमारे जो पुरुष हॉकी खिलाड़ियों को भी हौसला दिया और उन्होंने जोर लगाया और वो जीत गए। और इसलिए इस तरह से हमारे देश को 7 मेडल मिल गए हैं, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। जी हाँ, मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। मैं पूरे भारत के सभी देशवासियों की तरफ से इन सारे योद्धाओं को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी जीत होती है, ये एक ऐसा परिणाम होता है जो 4 सालों की अथक मेहनत के बाद में हर इंडिविजुअल हासिल करता है। हम तो अपने में लीन रहते हैं और ये सारे योद्धा, हमें नहीं पता लगता पिछली ओलंपिक से आने वाली ओलंपिक तक 4 साल तक ये लोग क्या क्या करते होंगे अपने ही खुद के प्रांगण में, अपने ही खुद के आसपास जो मेहनत करते हैं, तब जाकर मेडल मिलता है। सो मुबारक है इन सभी योद्धाओं को, मैं हेड्स ऑफ कहूँगा। इन्होंने हमारे देश को और मैं क्यों कहना चाहता हूँ कि हमारे देश का स्वर्णिम युग शुरू हुआ है, क्योंकि स्पोर्ट्स, माफ़ करना, मैं चाहूँगा कि अगर हम अपने देश के इस ओलंपिक यात्रा की अगर हम थोड़ी सी एक यात्रा करें तो हमें पता चलेगा कि कितनी धीमी रफ्तार में हम आज पहुंच पाए हैं, जहां हमने पूरे वर्ल्ड में अपनी उपस्थिति, स्पेशली एथलेटिक्स में आज तक कोई नहीं। ऑफ कोर्स पीटी उषा की कोशिश हुई थी, ग्रेट मिल्खा सिंह जी की भी कोशिश हुई थी, लेकिन उस कोशिश को रंग दिया, उस कोशिश को जीत दिया हमारे नीरज चोपड़ा ने जाकर।
एक भाला फेंका, ऐसा फेंका 87 मीटर्स क्रॉस कर गया। मुझे अगर आप पूछो तो महाभारत का युद्ध याद आ गया। अगर भीम को हम कहते थे कि गधा से युद्ध करते थे, तो युधिष्ठिर का नाम था, वो भाला से लड़ते थे। भाला के वो किंग होते थे, भाला लड़ने में एक्सपर्ट होते थे। और नीरज चोपड़ा ने आज अपना नाम रोशन किया सिर्फ एक भाले को उठाकर। कैन यू इमेजिन 4 साल तक उस बंदे ने क्या मेहनत नहीं की होगी। हमको लगता है कि हम सिर्फ फेंक देते हैं, लोग कश्मीर में पत्थर फेंकते हैं। सीखो इस नीरज चोपड़ा से कि पत्थर फेंकने से आप जितना डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इस तरह की मेहनत करके अगर आप भाला को फेंकने वाला जेवेलाइन, जिसको हम जो कहते हैं कि जिस तरह से हम जेवलिन थ्रो कहते हैं, अगर आप इसके अंदर घुस जाओ तो आप हमारे देश का नाम नहीं, अपना खुद का भी नाम रोशन कर सकते हो। लेकिन बिगाड़ने वाले बहुत बैठे हैं, उन्हें पत्थर मरवाते हैं और उन्हें बुरा बनाते हैं। मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ थोड़ी सी एक यात्रा करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस ओलंपिक विजय को सिर्फ सेलिब्रेशन में ही डुबो नहीं देना चाहता। जो कल से हमने देखा है कि अशोका होटल में जो इनका सत्कार हुआ, वो इनके ये डिज़र्व करते थे। बड़े अच्छी तरह से खेल मंत्री ने, बड़े अच्छी तरह से भारत सरकार ने उनका स्वागत सत्कार किया। लेकिन पब्लिक भी आई, एयरपोर्ट पर भी आई, अशोका होटल में भी आई, मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो सेलिब्रेशन है वो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन न चले। ये चैनल जो है वो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन अपनी टीआरपी भर के पूरे के पूरे प्रोग्रामों में इनको इंटरव्यू करा कर सिर्फ चुप ना हो जाएं। लेकिन ये मुहिम अगले 4 साल तक चलनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि मैं आपको अपनी हिस्ट्री बताऊँ, हमने ओलंपिक में क्या परफॉर्म किया था। एक उपनिवेश की तरह से इंडिया ने भाग लिया था 1900 में, 1900 में पेरिस ओलंपिक में पहली बार हमारे हिंदुस्तान ने, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। उस समय हिंदुस्तान इंडिपेंडेंट नहीं था, अंग्रेज़ों की गुलामी में था, और उपनिवेश की तरह उन्होंने देश ने पार्टिसिपेट किया था। और इस मेडल में, इसमें 2 मेडल मिले थे उन्हें। लेकिन 2 को 3 करने में, कैन यू इमेजिन, आपको अचंभा होगा कि इस 2 की फिगर को 3 का फिगर बनाने के लिए, यानी एक साथ में 3 मेडल जीतने के लिए इनको 108 साल तक भारतवर्ष को, इंडिया को वेट करना पड़ा। और 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जाकर हमें 3 मेडल मिले, और उसको 6 करने के लिए 4 साल का और इंतज़ार करना पड़ा। और 2012 लंदन ओलंपिक्स में हमारे इंडिया को 6 मेडल मिले। 2016 रियो में सिर्फ 1 ही मेडल मिला। और अब आया है 2020, जो अभूतपूर्व रहा है, जिसने जज्बा, उत्साह, जिन्होंने मोटिवेशन पूरे देशवासियों को दे दिया है। मैं चाहता हूं कि हम इसको और भी स्टडी करें तो हमको पता लगेगा कि 2020 में कमाल का प्रदर्शन हुआ है। लेकिन मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा और अंदर तक जाएं, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमें और क्या ज़रूरत है। क्या हमें सिर्फ इस तरह से सेल्फियाँ खींचकर या इनको पदक देकर नहीं चुप हो जाना चाहिए, बल्कि इस जीत का, इन लोगों की जीत से हमें और प्रोत्साहित होना चाहिए और हमें करना चाहिए ग्राउंड लेवल पर। मैं चाहूँगा कि मैं आपको किसी एक रिपोर्टिंग, पेपर की रिपोर्टिंग से मैं आपको चंद बातों से अवगत कराना चाहूँगा कि हमने इस बार कैसे परफॉर्म किया। रियो में भारतीय दल ने 118 खिलाड़ी शामिल हुए थे। रियो जो हमारा ओलंपिक हुआ था, उसमें 118 खिलाड़ी हुए थे। उनमें से लगभग 20 ही क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए थे, सिर्फ 20। टोक्यो 2020 जो अभी हमारे सामने गुजरा है, उसमें से 55, पिछली बार सिर्फ 20 थे, इस बार 55 खिलाड़ी जो है क्वार्टर फाइनल या उससे आगे बढ़ गए। हमारे खिलाड़ियों ने जिन 18 खेलों में भाग लिया, उनमें से 10 में क्वार्टर फाइनल या उससे आगे तक पहुंच सके हैं। 10 में इनमें से 5 ने तो स्वर्ण पदक के लिए प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया, स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए पहुंचे, नज़दीक तक पहुंचे। 43 ने हॉकी सहित सेमीफाइनल की 4 प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया और 7 ने 3 खेलों के क्वार्टर फाइनल्स में भाग लिया।
स्वर्ण पदक के साथ कुल 7 पदक जीतकर हमारे खिलाड़ी 2012 के लंदन के ओलंपिक से आगे बढ़े। हमारे खिलाड़ियों ने, हमारे एथलीटों ने जिस जुझारू जज्बे का प्रदर्शन किया है, उसने पदकों के भूखे भारतीयों का दिल जीत लिया। नीरज चोपड़ा पहले प्रयास में जेवलिन के क्वार्टर फाइनल प्रतियोगिता में सबसे शिखर स्थान पर रहे, जो शुभ संकेत था। उन्हें खुद भी कॉन्फिडेंस हुआ कि मैं शायद ये मैच जीत सकूंगा ये, और उन्होंने और जोर लगाया, उनको थोड़ा सा अंदर से आत्मबल जागा उसके बाद। और कमलप्रीत कौर ने डिस्कस थ्रो के लिए दूसरे स्थान पर रहकर क्वालिफाई किया था। 39 वर्षीय अनुभवी खिलाड़ी अंचत शरद कमल ने टेबल टेनिस के क्वार्टर फाइनल में स्वर्ण पदक विजेता मा लोंग से हार तो गए, लेकिन उन्होंने एक गेम जीता अवश्य। एक गेम उन्होंने फिर भी जीता, हार तो गए मगर उन्होंने एक गेम जीता। महिला टेबल टेनिस के भी प्री क्वार्टर फाइनल में मोनिका बत्रा का खेल सराहनीय रहा। कुश्ती में आपने देखा, बजरंग पुनिया और रवि दहिया ने हर राउंड में बेहतरीन प्रदर्शन किया और बाजी पलटकर अगले राउंड में प्रवेश किया। भारत ने ओलंपिक में तलवारबाजी में पहली बार भाग लिया था। इस बार पहली बार इंडिया ने तलवारबाजी में पार्टिसिपेट किया और भवानी देवी ने पहला राउंड जीता भी। गोल्फ की बात करें तो गोल्फ हमारे देश में इतना प्रचलित, इतना फेमस स्पोर्ट्स नहीं है, बट बहुत ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स है। इसमें भी गोल्फ में अदिति अशोक तो आखिर तक टिकी रही। उन्होंने प्रेजेंस अपना नोट करवाया, शी प्लेड सो ब्यूटीफुली। और गोल्फ में अदिति आखिर तक टिकी रही। वो बहुत ही कम अंतर से कांस्य पदक से दूर रह गई। जैसे हम कभी कभी कहते हैं कि मिल्खा सिंह भी अगर कुछ थोड़े से ही पॉइंट से पीछे रह गए थे, वैसे ये भी, इनको भी कांस्य पदक मिल सकता था, लेकिन कुछ ही कम अंतर में, बट बेहतरीन प्रदर्शन किया उन्होंने। अगर हम बात करें पुरुषों की 4x400 मीटर की रिले दौड़ की बात करें तो यहाँ पर नया एशियाई रिकॉर्ड कायम किया गया, जबकि पुरुषों की 800 मीटर दौड़ और लंबी कूद में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बने। खिलाड़ियों का ये नया जज्बा देखकर भारतीयों के चेहरे नई आशा से खिल उठे। अगर तीरंदाजी और निशानेबाजी में भी हमारे खिलाड़ियों ने आशा के अनुरूप प्रदर्शन किया होता तो हमारी पदक संख्या कहीं और बेहतर होती। वहाँ पर वो थोड़े से चूक गए, पर सब चीज़ परफॉर्मेंस कभी कभी डेली, कभी कभी उस दिन के आपके खुद के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। उस दिन आपका कभी कभी शरीर तैयार होता है, कभी कभी शरीर थोड़ा सा हिल जाता है। तो अगर वो जीत जाते, जिसकी हमको बहुत आशा थी, नहीं जीत पाए। ओलंपिक में खिलाड़ियों पर बहुत दबाव होता है। यानी आपको पता होना चाहिए कि ओलंपिक एक ऐसी जगह है जहाँ पर 4 साल की अथक मेहनत के बाद में एक खिलाड़ी पहुँचता है। उसके आसपास इर्द गिर्द बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, बड़े बड़े विनर्स होते हैं, जो वर्ल्ड के चैंपियंस होते हैं। कभी कभी उनको देखकर आदमी थोड़ा सा हिल भी जाता है, तो उन पर एक मानसिक दबाव तो बहुत ही रहता है। अगर पदक जीत सकने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को हम इस स्तर पर पड़ने वाले दबावों के बीच अपना बेहतरीन खेल प्रदर्शन कर सकने का प्रशिक्षण दे सकें तो हम कई और पदक जीत सकते हैं। जी हाँ, मैं यहीं पर आना चाहता था कि हमें उनको इस दबाव को झेलने का प्रशिक्षण देना चाहिए। ये बहुत साइंटिफिक वे है। ओलंपिक जीतना कोई गिल्ली डंडे का खेल नहीं है, या कोई गली का क्रिकेट का या हुतुतु का गेम नहीं है। इसके लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली पूरे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री को, देश को, खिलाड़ी को, एसोसिएशन को मेहनत करनी पड़ती है। अगर उनको प्रशिक्षण देना पड़ता है एक एक डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन वो टोक्यो हॉकी स्पर्धा का चकदे क्षण ही था जिसने भारतीयों की टूटती आशाओं में फिर से प्राण फूंक दिए। 8 ओलंपिक स्वर्ण पदकों का गौरवशाली अतीत और इस खेल के लिए देशवासियों का प्यार राष्ट्र की अस्मिता से जुड़ा है। हॉकी की बात कर रहे हैं, जो हमारे देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ रहता था। ध्यानचंद जी, मेजर ध्यानचंद जी के टाइम पर हॉकी अपने चरम युग पर था।
पूरा वर्ल्ड इसे देखता था, पूरा वर्ल्ड जानता था कि इंडिया क्या नहीं कर सकता। पिछले 41 वर्षों में इस खेल में पदक न जीत सकने के कारण देश का आत्मविश्वास और आत्मगौरव आहत हुए थे। आत्मविश्वास और गौरव के बिना किसी भी देश से किसी भी क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन की हम उम्मीद नहीं कर सकते अगर आपका आत्मविश्वास हिल गया हो तो। महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार बेहतरीन प्रदर्शन किया, सही समय पर कठिन परिस्थितियों में उभर कर आगे आईं। उनके खेल ने इस राष्ट्रीय खेल और उससे जुड़े राष्ट्रीय गौरव को पुनर्जीवित कर दिया है। भले ही हमारे देशवासियों के दिमाग में क्रिकेट हो। जी हाँ, मैं उसी मुद्दे पर आना चाहता हूँ जो इस रिपोर्टिंग पे मैं आया हूँ। भले ही हमारे देशवासियों के दिमाग में क्रिकेट हो, लेकिन हमारे दिलों पर तो हॉकी ही राज करती है। यही चक दे भावना टोक्यो खेलों को हमारे लिए विशेष बनाती है। जी हाँ, मैं इतनी बड़ी लेख मैं पढ़ गया हूँ सिर्फ ये बात कहने के लिए कि भाई इस देखिए, इस टोक्यो 2020 में दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं। एक तो नीरज चोपड़ा का गोल्ड, जिसने हमारी गोल्ड की भूख को मिटा दिया है, एक सूखेपन को मिटा दिया है, और हम पहली बार गोल्ड मेडल को हम हासिल कर पाए, सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं कहता हूँ कि ये उपलब्धि कमाल की उपलब्धि है। लेकिन एक दूसरी उपलब्धि है, हॉकी टीम ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, चाहे वो पुरुष की हो चाहे वो महिला की हो, उसने एक बहुत बड़ी शिकायत को दूर करने के लिए सक्सेसफुल हुए हैं। आज सडनली पूरे देश को मालूम पड़ा, अरे भाई हम सिर्फ 20-20 खेलते देखते हैं, हम 50-50 देखते हैं, हम मारामारी देखते हैं, हम सर्कस देखते हैं, मज़ा आता है, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि इन्जॉयमेंट का होता है स्पोर्ट्स। लेकिन क्या आपको पता है कि हमने एक ऐसे इम्पॉर्टेंट खेल को साइडलाइन कर दिया है जिसका नाम है हॉकी, जिसमें हम वर्ल्ड में सबसे आगे थे। आज की इस जीत से मैं समझता हूँ खेल प्रशासन को ये सीख लेनी चाहिए कि कुछ करो। मुझे पिछली बार किसी ने अपने आप को क्रिकेट एसोसिएशन को डिफेंड करते हुए कहा था कि भाई देखो, ये सब चीज़ें आप क्यों शिकायत करते हो, ये सब चीज़ें फेडरेशन पे डिपेंड करती है, एसोसिएशन पे डिपेंड करती है। आज अगर बीसीसीआई इतना कुछ कर गया है तो वो उनकी काबिलियत है, तो और गेमों को भी अपने एसोसिएशन को बढ़ाना चाहिए, उनको और करना चाहिए। भाई नहीं सब, मैं इस पर सहमत नहीं हूँ। आप कहते हो सिर्फ एसोसिएशन ने नहीं किया है, आपने गेम प्ले किया है, आपने क्रिकेट जैसे जेंटलमैन एक स्पोर्ट्स को आपने एक सर्कस बना के आपने प्रीमियर लीग, जो भारत की कंट्री में फुटबॉल के लिए फेमस था, उस प्रीमियर लीग को आपने अपनाया है और आपने उसको खिलाड़ियों को करोड़ करोड़ रुपए में खरीदते हैं। आपने टेस्ट मैच की 5 दिनों से सडनली आप 1 दिन पर आ गए, 1 डे से आप 50-50 पर आए, 50-50 से 20-20 पर आ गए। अभी तो आगे जाके आप ऐसा करेंगे कि टॉस करेंगे, जो टॉस जीतेगा वो जीत गया। साहब ये क्रिकेट नहीं होती, ये पर माफ़ करना, ये टीआरपी की गेम है, जिसको मीडिया ने भी उठाया है, जिसको स्पॉन्सरों ने भी उठाया है, जिसके पीछे पैसे लगे हैं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लगे हैं। यही पैसे अगर और स्पोर्ट्स में लगे होते, क्यों नहीं लगे, इसका जिम्मेदार कौन है मैं नहीं कहूँगा, समझने की बात है। आपको पता है गामा पहलवान हमारे विश्व का हमारे हिंदुस्तान का सबसे जाबाज पहलवान होता था, उसको राजा पालते थे, राजा। वहाँ के उनको पालना पड़ता था, उनकी खुराक क्या होती थी, उनकी प्रशिक्षण करने के लिए। आज आपने नीरज चोपड़ा को भी सुना होगा, कल की स्पीच में उसने यही कहा, उसको पूछा गया कि आपको क्या दिक्कतें आई, बहुत सही बात कही गए। वो बोला देखिए, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब जितने भी हैं मोस्टली सब मिडिल क्लास फैमिली के हैं। हम गाँव से आते हैं, मिट्टियों से आते हैं, फिर धीरे धीरे स्टेडियम में प्रवेश करते हैं, हमें सुविधाएँ नहीं मिलती। लेकिन एक चीज़ हमको जो बनाए रखती है वो माँ बाप की दुआ और आशीर्वाद। माँ बाप कहते हैं कोई बात नहीं, हम पैसे नहीं दे सकते, लेकिन कहते हैं कि तुम खेलो खेलो, परिणाम की फिक्र मत करो। वो उनका जो एक हौसला है वो इनको आगे बढ़ने में मदद करता है। लेकिन क्या हमारा देश उनकी मदद नहीं कर सकता? क्या हमारा खिलाड़ी एसोसिएशन चाहे तो हॉकी को फिर से ज़िंदा करें? अब मैं चाहता हूं कि इन सारे स्पोर्ट्स को ग्राउंड लेवल पर आपको काम करना पड़ेगा। ग्राउंड लेवल, आपको गांव-गांव में प्रतिभा पड़ी है, उनको ढूंढना पड़ेगा। हमारे में बहुत प्रतिभा है,
केन्या जैसी जैसे शहर अपने जो वर्ल्ड में जो राष्ट्र है केन्या, वहाँ पर गांव से चलने वाले लोग आज मैराथन गेम में पहुंच गए हैं क्योंकि वहाँ पर उनको प्रोत्साहन मिला। आपको पता है एक कंट्री है, मैं नाम नहीं दूंगा, शायद चाइना है, जिसने ये कहा था कि एक गोल्ड मेडल लेकर आओ तो आपको हम जिंदगी भर पेंशन देंगे। ये प्रोत्साहन है जिसकी वजह से आज चाइना अमेरिका और ब्रिटेन को और जापान को टक्कर देता है, क्योंकि उसने इंसेंटिव दिया है। आप क्यों नहीं दे सकते? आप क्यों नहीं? आप देखिए, मैं एज मुकेश खन्ना भी कहूँगा, शक्तिमान भी कहूँगा कि शरीर अगर स्वस्थ हो तो मन, अगर तन स्वस्थ हो तो आप हमारे देश के स्वस्थ नागरिक बनते हैं। हमारे देश के अगर स्पोर्ट्स को अगर हमने स्ट्रांग बनाया तो हम अपनी जनता को स्ट्रांग बनाएंगे। एक स्ट्रांग स्पोर्ट्समैन शक्तिमान बना सकता है हमारे देश को। तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा दीजिए। मैं इतनी देर से एक ही बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी स्पोर्ट्स को बहुत सीरियसली लीजिए। मोदी जी को भी मैं कहूँगा, सरकार को भी कहूँगा, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को भी कहूँगा कि आप थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कीजिए, जो माफ़ करना पिछले 20, 30, 25, 50 सालों में मुझे नहीं दिखा। क्यों हमने 24 ओलंपिक गेम पार्टिसिपेट किए, सिर्फ 27 मेडल जीत पाए हैं हम लोग? कारण क्या? क्योंकि प्रोत्साहन नहीं मिलता। मुझे प्रवीण कुमार, मैं एंड में आपको एक बात बताऊंगा जो पिछले मैंने कुछ दिनों पहले अपने इसी चैनल पर प्रवीण कुमार हमारे जो माइटी भीम का रोल किया था, जो आपको याद है कि आई थिंक डिस्कस थ्रो करने में वो उन्होंने एशिया के और कॉमनवेल्थ के जगह जगह पर उन्होंने मेडल्स जीते हैं। उन्होंने मुझे एक बात कही, बोला मेरी माँ मुझसे कहती थी कि तू 6 फीट 7 इंचेस, इतना लंबा चौड़ा शरीर, माँ कहती थी तुम ओलंपिक्स में क्यों नहीं जाते? एक अच्छी बात कही उन्होंने, बोला पिता माँ, मैं क्या बताऊँ माँ को कि सिर्फ मजबूत शरीर से सिर्फ ओलंपिक नहीं पहुँचता, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। उन्होंने तो एक 2-3 छोटी छोटी बातें बताई, मैं दंग रह गया। बोला मैंने पिता माँ क्रॉस कंट्री रेस में बच्चों को भागते देखा है, स्लीपर पहन के भाग रहे होते हैं, उनको बूट तक कोई नहीं देता। और मुझे एक बात उन्होंने कही, बोला पितामा 200 ग्राम, अपने ज़माने की बात कर रहे थे, आज की बात नहीं कर रहे हैं, 200 ग्राम दूध और इतना सा खाना देकर क्या आप ओलंपिक पहुंच जाओगे? अगर ये बात सच है तो सोचना पड़ेगा आप लोगों को कि क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपके देश के नागरिक शक्तिमान बने? आप नहीं चाहते कि आप एक देश के स्ट्रांग बने? आज अगर स्पोर्ट्स हावी होता तो कोरोना इतना हावी नहीं हो पाता। स्वस्थ शरीर है जो कोरोना से फाइट कर सकता है, हर तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तो स्वस्थ नागरिक बनाइए, स्पोर्ट्स को आप बढ़ावा दीजिए। मैं यही गुजारिश करूंगा हमारे देश के खेल मंत्री को भी, खेल डिपार्टमेंट को भी, हमारे देश के प्रशासन को भी और सभी को कि आप स्पॉन्सर कीजिए। क्रिकेट ही सिर्फ हमारे देश का खेल नहीं है, हॉकी है, फुटबॉल है, हुतुतु है, टेबल टेनिस है, एथलेटिक्स है, भागना है, लंबी कूद है, हाई जंप है। आप ढूंढिए और जो अगर आपको अच्छा मिलता है तो उसको आश्वासन दीजिए कि हम आपका देखभाल करेंगे, आप देश के लिए मेडल लेकर आइए। बड़े बड़े उद्योगपतियों से मैं कहना चाहूँगा, क्यों स्पॉन्सर करते हो आप सिगरेट और पान पराग और ड्रिंक्स को आप स्पॉन्सर करते हो? स्पॉन्सर करिए इन गरीब लोगों को। हमारे प्रवीण ने एक और अच्छी बात कही, बोला पितामा जिनके पास पैसे होते हैं, जो लाला जी होते हैं, लाला बन जाते हैं, वो लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं रखते। और जिनके पेट में आग होती है, भूख होती है, जो गरीब होते हैं, वो सब लोग स्पोर्ट्स में ज्वाइन करते हैं। इज इट अ गुड साइन फॉर द कंट्री? आज स्पोर्ट्स महंगा हो गया है। आज तीर चलाना वो नहीं है जो पहले जैसा सिर्फ एक आपने बांस बांध के कर दिया। आज आप देखिए जब तीर चलाते हैं तो कितना सोफिस्टिकेटेड तीर होता है। गोल्फ खेलने के लिए पैसे चाहिए आपको, बंदूकें चलाने के लिए आपको सोफिस्टिकेटेड वेपन्स चाहिए, स्टेडियम्स चाहिए आपको स्टेडियम्स। पिछली बार कॉमनवेल्थ में, माफ़ करना, दिल्ली में बहुत से सारे स्पोर्ट्स के प्रांगण बन गए थे, लेकिन क्या हुआ उनका?
उस वक़्त तो बहुत बहुत बातें निकली थी, स्कैंडल निकले थे कि इनको बनाया गया था। आज वो स्टेडियम क्यों वेस्ट हो रहे हैं? क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता? क्यों नहीं इन प्रतिभाशाली युवाओं को गाँव से निकाल कर उनको ट्रेनिंग दो, उनको रहने की जगह दो, उनको कहो आप ये करते रहो, आप फ़िक्र मत करो। मैं यही आशा करता हूँ कि इस 2020 टोक्यो ओलंपिक से सबसे बड़ी सीख हमारा हमारा जो खेल विभाग लेगा, हमारे खेल मंत्री लेंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी इसको ध्यान देंगे, संज्ञान देंगे और हमारे देश के लोगों को 4 सालों में इतना तैयार करेंगे कि ये सारे ब्रॉन्ज़ लेने वाले सीधा गोल्ड मेडल लेवें। यही मेरी उनसे भी मैं अपनी तरफ से भी शक्ति दे सकता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। विजयी भव। और देश को ये पहला गोल्ड है, अब गोल्ड बढ़ते रहने चाहिए, यही मैं आशा करता हूँ। इसी आशा के साथ मैं करता हूँ कि हमने उपलब्धि की है, लेकिन उपलब्धि को और बढ़ाइए, देश आपका एहसानमंद होगा।